हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज हम पार्ट 8 देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, जिसमें हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 1 to 7 पार्ट्स जो है ऑलरेडी MCQ सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 8 रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह हमारी जो महामैराथन है वो आगे बढ़ती जाएगी। तो ये आपका पार्ट 8 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें हम किस चीज़ का मूल्यांकन नहीं करते हैं बच्चे की। तो ऑप्शन ए है छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का। ऑप्शन बी छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर का। ऑप्शन सी है छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। ऑप्शन डी छात्रों के व्यक्तिगत कौशल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम छात्रों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन हम नहीं करती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुचि एवं अभिवृत्ति वायगॉस्की का सिद्धांत आधारित है। रुचि एवं अभिवृत्ति ये जो है वायगॉस्की का सिद्धांत है, ये किस चीज़ पर आधारित है। ऑप्शन ए समाज और संस्कृति पर। ऑप्शन बी समाज और विद्यालय पर। ऑप्शन सी विद्यालय और शिक्षक पर। ऑप्शन डी अभिभावकों और शिक्षार्थी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा ए, यानी समाज और संस्कृति पर। वायगॉस्की ने कहा है कि बच्चा जो है समाज और संस्कृति से सीखता है, जबकि पियाजे ने कहा है कि बच्चा सिर्फ वायगॉस्की ने जबकि भाषा को प्राथमिकता दी है कि बच्चा जो है भाषा को इम्पोर्टेंट माना है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षा में आने वाली प्रमुख समस्याएं। जो आदिवासी जाति की जो छात्राएं होती हैं उनके शिक्षा में कौन सी प्रमुख समस्या आ सकती है। तो ऑप्शन ए सुविधाओं की अपर्याप्तता। ऑप्शन बी उनका उच्च सामाजिक स्तर। ऑप्शन सी उनका मजबूत आर्थिक स्तर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सुविधाओं की अपर्याप्तता। यानी कि अब आदिवासी जो जाति की जो छात्राएं होती हैं उनको सुविधाएं कम मिल पाती हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं उनको सुविधाएं कम मिल पाती हैं, है ना। उच्च सामाजिक स्तर तो होगा नहीं, अगर उच्च सामाजिक स्तर होता है तो आदिवासी नहीं होती, है ना। और मजबूत आर्थिक स्तर भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सुविधाओं की अपर्याप्तता। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पर्याप्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। पर्याप्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। ऑप्शन ए इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है। ऑप्शन बी इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। ऑप्शन सी यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होती है। ऑप्शन डी इस अवस्था में बालक में तर्क संगतता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका बी, यानी इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा होता है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की पर्याप्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है, मतलब पर्याप्त जो नैतिक अवस्था होती है उसमें बालक किस स्टेज पर होता है, किस व्यवहार में होता है बालक। इस स्टेज पर बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समस्या को जटिल बनाना। ऑप्शन बी संवेग को समाप्त करना। ऑप्शन सी समस्या का समाधान करना। ऑप्शन डी संज्ञान का अंत करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का समाधान करना, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य। यानी बालक में अगर आप चिंतन और तर्क जब डेवलप हो जाता है बालक में, तो बालक जो है समस्या का समाधान करने में उसको आसानी होती है, यानी वह समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। ऑप्शन ए अफेजिया।
ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी अग्रेफिया, ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अफेजिया। अफेजिया में बच्चा जो है मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है, औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। ऑप्शन बी जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। ऑप्शन सी जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है। ऑप्शन डी जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्रांति के साथ सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है। मतलब औपचारिक शिक्षण वह होता है जिसमें जो शिक्षार्थी है वो अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है डिसिप्लिन मैनर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण। तो ये किसने दिया? व्यवहार जो है वो व्यवहार बराबर कार्य, यानी कार्य में जो है कार्य क्या व्यक्तित्व, कार्य क्या उसका व्यक्तित्व और वातावरण। ऑप्शन ए टॉलमैन, ऑप्शन बी लेविंग, ऑप्शन सी डीबी, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी लेविंग ने ये समीकरण दिया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्यों? ऑप्शन ए बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। ऑप्शन बी आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है। ऑप्शन डी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। यानी कि देखिए प्राइमरी का बच्चा जो होता है स्कूल जाना ही सीखता है, तो वह वहाँ पर उस भाषा का प्रयोग करता है जो भाषा उसने अपने परिवार में सीखी है, अपने माता पिता से सीखी है। तो वो जो भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा होती है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि मान लीजिए कोई बालक 12 वर्ष का है और इसकी जो मेंटल एज है यानी वो सोच 10 साल तक के लेवल का ही सोच सकता है, तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई ना हो, यानी उसको पीछे वाली कक्षा में स्थानांतरित कर दें। ऑप्शन बी छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दें। ऑप्शन सी जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण कर ले कोई भी अंतिम निर्णय ना लें, जब तक उसका परीक्षण ना कर लें कोई भी निर्णय ना लें। ऑप्शन डी है प्राचार्य को संतुति करें कि उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जब तक उसका ठीक से परीक्षण कर लें कोई भी अंतिम निर्णय ना लें, जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण ना कर लें कोई भी अंतिम निर्णय ना लें, जब तक उसका पहले आपको परीक्षण करना होगा, यानी उसका मूल्यांकन करना होगा, उसका वैल्यूएशन करना होगा, इसके बाद ही कोई निर्णय दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? अच्छा, जो सूझ अंतर्दृष्टि और जो सूझ का सिद्धांत दिया वो दिया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। तो यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों के लिए, ऑप्शन बी तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, ऑप्शन सी विकलांग बालकों के लिए, ऑप्शन डी पिछड़े बालकों के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं उनके लिए जो है अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ का सिद्धांत उपयोगी होता है। तीव्र बुद्धि यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इसका और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया है? ऑप्शन ए लेविन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी कोहलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी हल। हल ने जो है अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले इन्होंने बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन इनमें से किसने कहा? तो देखिए, जो कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। एक या दो कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें और अच्छे से इनको देखें। तो हमारा क्वेश्चन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी ड्राइवर, ऑप्शन डी फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ड्राइवर ने ये स्टेटमेंट दिया था। ड्राइवर ने कहा था कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, ऑप्शन बी प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, ऑप्शन सी विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ऑप्शन डी पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल विकास की शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित है, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो ये आप बाल विकास की शैक्षणिक निहितार्थ में मतलब आप बालक को शिक्षित कर रहे हैं, तो आप उसको ये नहीं सिखाएंगे कि पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों ना जाएं और उनकी सेवा ना करें, तो ऐसा हम उन्हें नहीं सिखाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी धैर्य और दृढ़ता। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे तो देखिए काफ़ी उद्दंड होते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो है एक शिक्षक को धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण उसकी विशेषता, यानी टीचर को धैर्य और दृढ़ता उनको टीचर को रखना पड़ेगी ना। आप बच्चों पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते हैं ना, बच्चे तो उद्दंड होते हैं ना, क्योंकि वो उतना समझते नहीं है ना। तो वहाँ पर आपको धैर्य और दृढ़ता आपको रखनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण, आप मैंने मान लीजिए आपकी क्लास में आपने बुद्धि परीक्षण कर लिया है बच्चों को का किसी भी तरीके से, किसी भी विधि के द्वारा। इसके बाद परिणाम जानने के बाद इनमें से किस प्रकार का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए एक टीचर को? ऑप्शन ए है परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, ऑप्शन बी परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, ऑप्शन डी शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी यानी कि परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। तो देखिए आपने बुद्धि परीक्षण कर लिया, आपने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं कम बुद्धि वाले हैं, यानी पिछड़े हुए हैं, कम बुद्धि वाले हैं, तो अब आप ये सोचकर उनको कठिन कार्य देने से नहीं रोकना चाहिए। यानी कि अब आप सोचें कि इनको जो है जो डिफ़िकल्ट जो है पढ़ाया जाए तो वो ना पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनका जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ना। आप रिमीडियल टीचिंग करिए, है ना, आप सुधारात्मक शिक्षण दीजिए। तो ये सब कर कर आप उनको उनका जो सुधार कर सकते हैं उनमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्न में से ये व्यवहार जो है टीचर को नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है कि बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जेबी वॉटसन, ऑप्शन सी विलियम वुंड, ऑप्शन डी स्टर्न एवं जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी स्टर्न एवं जॉनसन जो है बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन ए रुचि और प्रयास, ऑप्शन बी आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी रुचि और प्रयास प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत इन दो शब्दों को महत्वपूर्ण माना है कि रुचि और प्रयास, यानी बच्चे में जब रुचि होगी वह तभी पढ़ाई करेगा, है ना, और पढ़ाई में प्रयास भी वह तभी करेगा। तो रुचि और प्रयास का भाव उसके अंदर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो निम्न में से आप किसका चुनाव करेंगे। आप बच्चे का जो है सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए आप कक्षा को बंद कर सभी बच्चों को उनके घर भेज देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से स्कूल भी बंद हो जाएंगे, ऐसा आप कर भी नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसमें शारीरिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा और संवेगात्मक विकास भी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखें तो बच्चों को कक्षा में चुपचाप बैठकर पढ़ने को कहेंगे। गलत है, चुपचाप नहीं बिठाएंगे तो फिर आप कक्षा लगाए क्यों हैं। ऑप्शन डी है कक्षा में की जाने वाली दैनिक गतिविधियों को बंद कर देंगे। ये भी नहीं करेंगे, बच्चा एक्टिव लेकर चलना है हमें, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो कक्षा का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है। तो देखिए ये आंसर, ये क्वेश्चन जो इस तरह के स्टेटमेंट वाले होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एमपी टेट में खासकर ये पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दें। तो क्वेश्चन है हमारा विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके, यह मत किसका है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी फ्रोवेल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका
ऑप्शन बी यानी कि फ्रोबेल ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। पियाजे के अकॉर्डिंग अगर आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन डी या फिर विशेष शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही हम उनको शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और इसी का मतलब होता है समावेशी शिक्षा और हम समावेशी शिक्षा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं बच्चों के साथ हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कार्य क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, ऑप्शन डी आकार में परिवर्तन, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी आकार में परिवर्तन, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक। तो ये जो है गलत है और गलत ही पूछा था, तो यही हमारा सही आंसर होगा। विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा विकास के संबंध में से निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है आकार में परिवर्तन, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक, तो ये जो है इसका संबंधित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। बच्चे की सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, ऑप्शन सी बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को पारिवारिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करा के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। सोच का विकास हम बच्चे की कैसे करेंगे कि बच्चे को जो है संभावित समाधानों को यानी जिनका संभावित समाधान हो सके के निर्माण हेतु प्रेरित करके हम बच्चे के सोच का विकास कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। शिक्षक की विशेषता क्या नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है, ऑप्शन बी शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, ऑप्शन डी शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। यहाँ पर ये शिक्षण शिक्षक नहीं है, यहाँ पर शिक्षण की विशेषता बताना है हमें। इनमें से क्या शिक्षण की विशेषता नहीं है। शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ही है। अगर यहाँ पर नहीं होता ये नहीं, अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये राइट होता और ये ऑप्शन भी, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो ये जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा था, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए अधिगम व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन बी कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है,
ऑप्शन सी कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अधिगम व्यक्ति को होता है, सभी में जो अधिगम होता है अलग अलग होता है ना, सभी में अधिगम जो है अलग अलग होता है। ये किस वजह से होता है? व्यक्तिगत भिन्नता की वजह से। किसी बच्चे की बुद्धि अच्छी होती है, किसी बच्चे की बुद्धि कम होती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अधिगम व्यक्तिगत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है, यहाँ पर जो समस्या नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया, ऑप्शन बी बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, ऑप्शन सी गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। ये उनकी एक समस्या नहीं है। उनकी समस्या अध्यापकों के समय प्रति उदासीन रवैया, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी से घिरा हुआ उनका पारिवारिक वातावरण, ये सब उनकी समस्याएं हैं, लेकिन ये उनकी एक समस्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है। ऑप्शन ए तर्क की, ऑप्शन बी सामान्यीकरण की, ऑप्शन सी आत्म केंद्रीकरण की, ऑप्शन डी जीववाद की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए यानी कि अगर बच्चे में चिंतन किसी बच्चे में के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसके तर्क की भी प्रधानता बढ़ने लगती है। बच्चा जब सोचता है तो उसके पीछे तर्क भी वह करने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें से कौन सा बच्चे की भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी द्विभाषावाद, ऑप्शन सी अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अच्छा स्वास्थ्य बच्चे की भाषा को प्रभावित नहीं करता। अच्छा स्वास्थ्य तो बालक जो है और अच्छे से भाषा को संप्रेषित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आवश्यकता का सिद्धांत प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी गोल्डस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हेनरी मरे ने आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। देखिए जो सिद्धांत वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दो सिद्धांत के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अभी सभी आपको सिद्धांतों को भी आपको ध्यान में रखना है और हम इस पर एक वीडियो भी बना देंगे है ना। सारे सिद्धांत जो भी जितने भी सिद्धांत मनोविज्ञान को दिए हैं तो उसका एक वीडियो भी बनाकर अपलोड कर देंगे। तो अभी आप जो क्वेश्चन हम इनमें पढ़ रहे हैं तो आप उन पर जो है विशेष ध्यान दें। तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ने, ऑप्शन सी जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी वाइगोस्की ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जीन पियाजे ने। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं और वे अपने खुद से अपने सोच से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये भी जीन पियाजे ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? विकासात्मक संवेग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए ब्रिजेज, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ब्रिजेज
ने जो है विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्यान वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ऑप्शन डी, मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम जो है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन से बच्चे का जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है वो हम उसका डिसाइड नहीं करते हैं। यानी इसमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, सॉरी ना, तो इससे जो है हम किया जाता है। तो ये जो है इसका कार्य नहीं है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का यह कार्य नहीं है कि यह आप प्राप्त अंकों से बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण उसको करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किस तथ्य को नकारना चाहिए। है ना, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किस तथ्य को नकारना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, कि जो छात्र छात्राएं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें जो विकार है उनको। ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। ऑप्शन सी, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, जो व्यवहार करते हैं उन विकारों को, यानी कोई गलत व्यवहार करता है कोई अच्छा व्यवहार करता है उनको। ऑप्शन डी, छात्र छात्राओं को झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। तो किस चीज़ को नकारना चाहिए एक अध्यापक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। यानी कि एक अच्छे शिक्षक को लैंगिक भेदभाव अपनी कक्षा में नहीं दर्शाना चाहिए, है ना। सभी बच्चों को, छात्र और छात्राओं को इक्वल यानी समान मानकर उन्हें शिक्षण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है। ऑप्शन ए, परिपक्वता। ऑप्शन बी, शारीरिक विकास। ऑप्शन सी, विद्यालय की बनावट। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी परिपक्वता। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होना चाहिए परिपक्वता, इसका मुख्य आधार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सृजनशील बालक का लक्षण, तो ये सृजन यहाँ पर नहीं है, गलत प्रिंट है, तो सृजनशील बालक है। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। ऑप्शन ए, लचीलेपन का अभाव। ऑप्शन बी, जिज्ञासा। ऑप्शन सी, समस्या के प्रति सजग न होना। ऑप्शन डी, गत्यात्मकता का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जिज्ञासा। एक सृजनशील बालक का क्या लक्षण है, जिज्ञासा। वह हर चीज जानने के लिए आतुर यानी जिज्ञासु रहता है। जैसे कि तारे क्यों क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज में रोशनी क्यों देता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है सृजनशील बालकों के होते हैं और उनमें जिज्ञासा होती है हर चीज़ को जानने की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए 90 to 100%, ऑप्शन बी 56 to 70%, ऑप्शन सी 75% to 89%, ऑप्शन डी 35% to 55%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है यानी जो 90 से 100% ग्रेड जिनके ग्रेड होते हैं उनको सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें
समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों को ही शिक्षित किया जाए। सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, ये भी नहीं है। सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके समर्थक थे, ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी कोलबर्ग, ऑप्शन सी जॉन ड्यूवी। ये ड्यूची नहीं है एक्चुअली, ये ड्यूवी है ना, जॉन ड्यूवी। ऑप्शन डी बायगोस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जॉन ड्यूवी जो है प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। और जॉन ड्यूवी ने हमें जो 3 एलिमेंट बताए थे, यानी 3 एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका जॉन ड्यूवी ने। 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से, यहाँ पर आपका होगा पाठ्यक्रम, ठीक है, यहाँ पर होगा आपका शिक्षार्थी, और यहाँ पर होगा आपका शिक्षक, है ना। तो ये इस तरीके से जो है बताए थे कि जो आपकी शिक्षण है उसमें 3 मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था जॉन ड्यूवी ने, और जॉन ड्यूवी ने प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक भी थे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार हमें मानसिक विकास की अवस्था बताना है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो हैं मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं। यानी बच्चे का जैसे जैसे मानसिक अवस्थाएं उसकी बढ़ती है उसका विकास होता है, मानसिक यानी उसका जो मन का जो विकास होता है तो वह जो है इन स्टेजों से होकर गुजरता है बच्चा। जो संवेदी प्रेरक होती है पहली स्टेज 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक होती है आपकी 2 से 7 वर्ष की, और मूल संक्रियात्मक होती है 7 से 12 वर्ष की। ठीक है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बालक जो से ग्रसित है गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है ना। तो वह बालक जो गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है वह किस से ग्रसित होता है, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया या डिसलेक्सिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डिसकैल्कुलिया से वो ग्रसित होता है जो गणित की अवधारणाओं को अच्छे से नहीं समझ पाता है। डिसलेक्सिया होता है आपका अक्षम पढ़ने में जो अक्षम होता है बच्चा वो होता है डिसलेक्सिया। डिस्फेजिया होता है आपका भाषा विकार जिसके अंदर होता है, जिस बच्चे के अंदर होता है। डिस्प्रैक्सिया होता है सामाजिक अभाव जिसमें होता है, मतलब जो समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करता है जो बच्चा, उसको होता है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी डिसकैल्कुलिया उसको है जो बच्चा गणित की अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं समझ पाता। अगला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए।
अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। नहीं, ये बाय मोटिवेशन हो जाएगा, इससे कोई खास जो है परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें। तो ये भी नहीं होगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, इससे भी कोई खास लाभ नहीं होगा अवधारणात्मक परिवर्तन लाने में। ऑप्शन डी है, स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा जो है आपकी ग्रुप डिस्कशन जो है अवधारणात्मक चिंतन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में सक्रिय बद्धता का मतलब है कि जो बच्चा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बोल सकते हैं इसको। याद ऑप्शन ए, याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनना। ऑप्शन बी, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। सक्रिय बद्धता मतलब जो बच्चे एक्टिव होते हैं, इसका मतलब है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना टीचर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऑप्शन बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन सी, अपनी रुचि से। ऑप्शन डी, पुरस्कार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अपनी रुचि से। अपनी रुचि से बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? जब बच्चे अपनी रुचि से जब वह कोई गतिविधि में भाग लेते हैं, यानी अपनी रुचि से जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तब बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, परेशानी। ऑप्शन बी, समस्या। ऑप्शन सी, संसाधन। ऑप्शन डी, बाधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हम इसको संसाधन के रूप में देखेंगे बहुभाषी कक्षाओं को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी संसाधन, रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज के रूप में हम इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। शिक्षार्थी यानी बच्चों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती हैं? ऑप्शन ए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। नहीं, इससे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और भी जो सीख रहा है वो भी नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन बी है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक भी नहीं है। हो सकता है टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तभी वह गलतियां कर रहे हैं। गलतियां तभी होती हैं जब हम करते हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मैं कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ये किसने बोला है, तो ये बोला था जीन प्याजे ने। कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और अपने ज्ञान का खुद ही निर्माण करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। चाइल्ड सेंट्रल्ड एजुकेशन का क्या मतलब है?
बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी कुल मिला के बच्चे को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। बिल्कुल ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्भय करना सीखें, ये भी गलत होगा ना। आपको स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, नहीं बच्चे को थोड़ा बहुत हेल्प तो करना ही पड़ेगा। उस पर एक भाषण देकर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑप्शन डी है कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो हम जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको निर्देशित लिखकर उसको हम कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनर्प्रस्तुत कर रहे देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया था। ऑप्शन ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है ये। ऑप्शन बी है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। नहीं, आप कुछ और करिए आकलन के लिए। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये समस्यात्मक है, यानी कि आपने जो सुना है आप उसे वैसा का वैसा ही बोल दें, तो ये थोड़ा समस्यात्मक होता है ना। क्योंकि बच्चा जो है क्योंकि अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें एक ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र यानी ग्राफ। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र है यानी जो ग्राफ है उसमें क्या चेंजेस होता है। ऑप्शन ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अवनत होता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बेहतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।